आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित कैरियर एकेडमी पर। मैं अमित आज आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो मैथमेटिक्स का एक बड़ा सा मेजर पोर्शन है ग्राफ एवं तालिका, क्या ग्राफ एवं तालिका, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसी को लेकर हम आगे चलेंगे। जिससे मैं बात करूँ यूपी ट्रिपल एस सी पेट में ये जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा यूपी ट्रिपल एस सी पेट का और 2023, ठीक, इसमें जो ये ग्राफ और तालिका है इसमें 4 ग्राफ आएंगे। ग्राफ एवं तालिका में 4 ग्राफ आएगा और प्रत्येक में 5 क्वेश्चन होगा। प्रत्येक में कितना क्वेश्चन होगा? 5 क्वेश्चन होगा। और ऐसे 4 ग्राफ में कुल मिला के 20 प्रश्न होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, अर्थात आपको ये देगा 20 अंक। कहने का मतलब ये जो आपका ग्राफ एवं तालिका है यह एक मेजर पोर्शन है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट का, जिसमें 20 प्रश्न 20 अंकों के होंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आएंगे। हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे अब हम बात करें कि इसमें हमें और आपको क्या पढ़ना पढ़ाना है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या है, ग्राफ एवं तालिका में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आते हैं। जैसे मैं बात करूं कि इसमें पहला चैप्टर आता है आपका पाई चार्ट। क्या आता है? पाई चार्ट, या कभी कभी इसी को वृत्त चार्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसी को वृत्त चार्ट भी बोला जाता है। दूसरा आपका होगा दंड चार्ट। अगला आपका होगा आयत चित्र। अगला आपका होगा रेखा चित्र। और अगला आपका होगा 5वां सारणीयन, टैबुलेशन। क्या होगा? सारणीयन। मिला जुला के ये 5 चैप्टर हैं। कितने? 5 चैप्टर हैं। 5 में से 4 आएगा और ये 4 कौन सा आएगा ये नहीं पता। 5 में से 4 आएगा, एक कौन नहीं आएगा उसके बारे में कुछ अता पता नहीं है। आपको पढ़ना है तो ये पूरे पूरे 5 चार्ट को पढ़ना है, ठीक। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इसमें क्या क्या पढ़ना है और मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको लेकर चलूँगा। जैसे इसमें पहला आता है पाई चार्ट, जो बेस को पूरा पूरा क्लियर करता है। तो मेरा पहला जो टॉपिक होगा वो होगा पाई चार्ट। ग्राफ एवं तालिका का जो मेरा पहला चैप्टर होगा वो होगा पाई चार्ट। क्या होगा? पाई चार्ट, या इसी को वृत्त चार्ट भी बोलेंगे। पाई चार्ट या वृत्त चार्ट, अंग्रेजी में इसको पाई चार्ट ही बोलते हैं, ठीक। अब पहले हम इसके बेस के बारे में जानेंगे। जब तक हम इसके बेस को समझेंगे नहीं तब तक हम इसके क्वेश्चन को लगा नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि पाई चार्ट या जो वृत्त होता है, वृत्त में कुल कितने डिग्री का कोण बनता है और वृत्त में कितने परसेंट होते हैं या वृत्त कितने परसेंट का होता है, तो मैं फिगर बनाता हूँ। जैसे मैं फिगर बनाया, ये आपके सामने मैंने 2 वृत्त बना दिया, ठीक। मैंने 2 सर्कल बनाया और मैं कहूँ कि ये वाला जो सर्कल है यह अपने आप में 100% को रिप्रेजेंट करता है। यह अपने आप में कितने परसेंट को रिप्रेजेंट करता है? 100% को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सर्कल है ये डिग्री में अपने आप में 360 यानी 360 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है दोनों वृत्त। अब मैं कहूँ कि कोई भी चीज़ अपने आप में कितना परसेंट, आप बोलोगे 100%। और वृत्त में कितने डिग्री का कोण बनता है? कुल 360 डिग्री का कोण बनता है। यहीं से मैं दोनों को रिलेट कर दूँ, यहीं से दोनों को रिलेट करूं तो मैं कहूँगा ये जो परसेंट है, ये जो डिग्री है, दोनों आपस में होंगे बराबर, दोनों सर्कल आपस में बराबर होंगे। तो मैं कहूँगा यहाँ से ये जो आपका 100% है, 100% की वैल्यू होगी 360 डिग्री। या मैं कहूँ 1% की जो वैल्यू होगी वो 360/100 होगा।
आप इसको कैलकुलेट कर लो, ये जीरो से कट गया, ये जीरो हटाते यहाँ डेसिमल लग गया। आप बोलोगे 1% की वैल्यू डिग्री में कितनी डिग्री होती है? 3.6 डिग्री। पाई चार्ट में आपको याद रखना पड़ेगा कि 1% की वैल्यू जो डिग्री में होती है वह 3.6 डिग्री होती है। दूसरी बात आपको ये भी जानना है कि अगर हम परसेंट को डिग्री में बदलें तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? हम कहेंगे 3.6 डिग्री से गुणा करेंगे, या आप कहेंगे प्रतिशत को केंद्रीय कोण में बदलने के लिए कितने से गुणा करेंगे? तो 3.6 से हम गुणा करेंगे। क्लियर है? अब इसी का रिवर्स चलेंगे, इसी का हम उल्टा चलेंगे। जैसे मैं कहूँ कि ये जो आपका है, इसी चीज को मैं रिवर्स लिख दूँ। मैं कहूँ कि 360 डिग्री बराबर 100%, 1 डिग्री बराबर 100/360%। ये 0 से आपका कट जाएगा, 2 पंजे 10, 2 18 में 36, तो 1 डिग्री बराबर 5/18%। तो आप यहीं से रिवर्स बोलोगे कि डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18। क्यों? देखो, दोनों सर्कल एक ही हैं। डिग्री में ये अपने आप में 360 डिग्री, परसेंट में अपने आप में 100%। हम बोलेंगे 360 डिग्री बराबर 100%, 1 डिग्री बराबर 100% बटा 360, 0 से कट गया, 2 पंजे 10, 2 18 में 36, यानी 1 डिग्री बराबर 5/18%। ये दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है। आपसे अगर कहा जाए कि परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए क्या किया जाएगा, तो 3.6 से गुणा किया जाएगा। दूसरा हम कहेंगे डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 5/18 से गुणा किया जाएगा, या इसी का रिवर्स, परसेंट को डिग्री में बदलने के लिए 3.6 से गुणा करते हैं। दूसरा बोलेंगे डिग्री को परसेंट में बदलने के लिए 3.6 से भाग देंगे। दोनों का एक ही मतलब है, चाहे आप इधर से कहें चाहे उधर से कहें, बस दोनों को याद करना है। आगे अब हम एक सवाल लेकर चलते हैं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम सवाल लेकर चलते हैं। सवाल में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा निर्देश। निर्देश में लिखिएगा निर्देश लिखिएगा नीचे दिए गए पाई चार्ट में, नीचे दिए गए पाई चार्ट में नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक परिवार के विभिन्न मदों पर होने वाले खर्च को दर्शाया गया है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक, ये मैंने निर्देश लिख दिया। आप लोग भी अपनी कॉपी पे निर्देश लिखते चलिएगा। यहाँ मैं ग्राफ बना रहा हूँ,
आप लोग भी ग्राफ को बनाइएगा। बेस पहले समझना है, बेस समझ लेंगे तो क्वेश्चन अपने आप लगेगा। आप लोग बनाते चलिएगा। नीचे लिख दीजिएगा परिवार की मासिक आय परिवार की मासिक आय बराबर 1,20,000 रुपया। इतना आप लोग बना लीजिए, फिर इसके बाद हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं। चलिए एक एक करके मैं इसमें 7-8 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोगों का 7-8 क्वेश्चन सही हो गया तो समझ लीजिए आप इसको लगा सकते हैं। देखो, जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा बेसिक हल को निकाल लेंगे। अगर मैं उसको निकाल लेता हूं तो बार बार जो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन करूंगा वो कैलकुलेशन मेरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि यह परसेंट में अपने आप में 100% है, आप ऐड करेंगे ना, यह अपने आप में 100% होगा। और यही चीज़ रुपए में कितना रुपया है? 1,20,000 रुपया। तो हम कहेंगे ये परसेंट में 100%, रुपए में 1,20,000 रुपया, तो 100% की वैल्यू 1,20,000 रुपये के बराबर होगी। इसको मैं कहीं हल करके लिख लेता हूं। मैं कहूँगा 100% की वैल्यू 1,20,000 रुपया, 1% की वैल्यू 1% की वैल्यू 1,20,000 बटा 100। इसको कैलकुलेट करूंगा तो 1% की वैल्यू आएगी 1,200 रुपया। अब आपको ध्यान देना है कि इसमें पूरा पूरा अगर परसेंट में हमें दिया गया हो, वास्तविक मान निकालना हो, तो इस क्वेश्चन के लिए 1% की वैल्यू 1,200 रुपये होगी। कितनी होगी? 1% की वैल्यू 1,200 रुपये होगी। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साइड में कहीं लिख देता हूँ, आगे इसका मैं प्रयोग करूँगा। मैं कहूँगा 1% की वैल्यू 1,200 रुपया। सवाल नंबर 1 लिखिएगा, मकान किराए पर
होने वाला खर्च कितना है या कितने रुपए है। ठीक, जब कभी भी हमें सोल्यूशन इसका निकालना पड़ेगा तो मैंने यहाँ पर इसको सॉर्ट आउट कर दिया है। अब हम देखेंगे मकान किराए पर होने वाला खर्च परसेंट में कितना है, 15% है। तो अगर मैं 15% की वैल्यू निकाल दूं तो हमारा किराया आ जाएगा। तो हम कहेंगे मकान किराए पर होने वाला खर्च, पूरा नहीं लिखूंगा, यहाँ समझ लेना, मकान किराए पर होने वाला खर्च परसेंट में कै परसेंट, 15%। अब इसको रुपए में चाहिए तो हम कहेंगे 1% की वैल्यू कितना, 1200। तो 15% की वैल्यू 15 गुणे 1200। आप गुणा करना जानते हैं, 15 बरा में 180 और ये डबल जीरो लगा देंगे, 18,000 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18,000 रुपये। यानी मकान किराए पर होने वाला खर्च कितना होगा, 18,000 रुपया होगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगला मेरा सवाल होगा शिक्षा पर होने वाला खर्च। अगला क्वेश्चन होगा शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च कितने रुपए है। तो हम कहेंगे इसके सलूशन में शिक्षा पर जो होने वाला खर्च है, शिक्षा पर होने वाला खर्च परसेंट में कै परसेंट है, 25% है। तो शिक्षा पर होने वाला खर्च 25%, और यही चीज़ हमको रुपए में चाहिए। तो हम कहेंगे 25% की वैल्यू रुपए में, तो 1% की वैल्यू 1200। तो 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 गुणे 1200। गुणा करेंगे, ये मेरा 0 0, 25 दूना 50 और 25 एक का 25 5 30, कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। जिसका भी 30,000 रुपया आ रहा होगा उसका सही है। अगला सवाल लिखिएगा। आप लोग लिखने के बाद, मतलब इसको देखने के बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या अगर कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट करते चलिएगा। अगला सवाल जरा हमें बताइए, देखते हैं कितने लोगों का सही आता है जवाब। हम कहेंगे शिक्षा पर होने वाला खर्च, शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से, भोजन पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, हमने सवाल बोला है कि शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। मेरा पहला ऑप्शन होगा 5%, दूसरा ऑप्शन होगा 20%, तीसरा ऑप्शन होगा 25%, अगला ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक, आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं। जरा आप लोग कैलकुलेट करके हमें इसका आंसर बताएं। सवाल ये है कि शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, देखिए इसमें से बहुत लोगों का आंसर आएगा 5%। क्यों, देखो ये सवाल आप नोट कर लीजिएगा, शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट अधिक है। शिक्षा पर होने वाला खर्च भोजन पर होने वाले खर्च से कितने परसेंट अधिक है। मैं कहूँ शिक्षा पर होने वाला खर्च कै परसेंट है, 25% है।
तो ये आपका हो जाएगा 25%। भोजन पर होने वाला खर्च कितना है, तो भोजन पर होने वाला खर्च 20% है। अब आप कहोगे कि ये शिक्षा वाला खर्च भोजन वाले खर्च से 5% अधिक है। लग तो यही रहा है कि 5% अधिक है, जो कि गलत है। यही आपको जो है एग्जाम में कंफ्यूज करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को बेसिक आपको समझना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीज़ें आप समझ नहीं पाओगे तब तक आप लगा नहीं पाओगे। और लगा के आते हो इस तरीके से तो आपका गलत होगा। देखो अब यह क्यों गलत है, पहले हम इसको समझेंगे यह गलत है तो क्यों है। आप इसको पहले रुपए में कन्वर्ट कर दो, आपको क्लियर हो जाएगा मेरा गलत क्यों हो रहा था। मैं कहूँ शिक्षा पर होने वाला खर्च कितना है उसको निकाल लिया जाए, भोजन पर होने वाला खर्च कितना है उसको निकाल लिया जाए। तो शिक्षा पर होने वाला खर्च 25%, 1% की वैल्यू 1200, तो 25% की वैल्यू 25 गुणे 1200। गुणा करेंगे 0 0, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24 6 30। यह कितना आएगा, 30,000 रुपये आएगा। मैं कहूँगा 20% की वैल्यू, 1% की वैल्यू 1200, तो 20% की वैल्यू 20 गुणे 1200, गुणा करेंगे तो ये 12 दूनी 24, यह आपका 24,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, अब हम कहें शिक्षा पर जो होने वाला खर्च है वह भोजन पर होने वाले खर्च से कितना रुपया अधिक है। तो शिक्षा पर 30,000 हो रहा है, भोजन पर 24,000 रुपया हो रहा है, तो शिक्षा वाला खर्च भोजन से 6,000 रुपया अधिक है। कितना अधिक है, 6,000 रुपया अधिक है। जब आप कहोगे कि यह 6,000 रुपया अधिक है, यह प्रतिशत अधिक कितना है, तो आप कहोगे प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। वृद्धि बटे प्रारंभिक मान और गुणे क्या 100। जो लोग परसेंट वाला चैप्टर पढ़े हैं उन्हें ये सब सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो मैं कहूँ प्रतिशत वृद्धि बराबर देखो वृद्धि कितने की, 6,000 रुपये। कितना ज़्यादा है, 6,000 रुपया ज़्यादा है, तो 6,000 रुपया आपका अधिक है। अब देखो शिक्षा की तुलना भोजन से हुई है, तो जिससे तुलना किया जाता है वही आपका प्रारंभिक मान होता है और उसे हम हर में रखते हैं। तो भोजन पर कितना हो रहा है, भोजन पर 24,000 हो रहा है, हम कहेंगे 6,000 बटा 24,000 और गुणे क्या करेंगे 100। ये मेरा कैंसिल आउट होगा। देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 का 6, 6 चौके 24। ठीक, ऊपर आपका बचेगा 100 का 100 बटा 4 बराबर कितना आएगा 25%। यानी आपका सही जवाब जो होगा वह 25% होगा, ना कि 5%। वैसे सीधा सीधा हमको दिख रहा था कि आप 5% है, लेकिन अब 5% ना हो के कितना होगा 25% होगा। यही इसका बेसिक तरीका है। आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कोई दिक्कत आ रहा है, कमेंट करिएगा तो मैं उसको देख के बाद में दोबारा उसको समझा दूंगा। क्लियर है? आगे समझो। एग्ज़ाम में अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा उलझ जाएगा और टाइम भी लगेगा। तो हमें कैलकुलेशन को बचाना भी है और टाइम कम लगाना है और सवाल को सही लगाना है। तो जब कभी भी ऐसा मामला आएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कभी भी ऐसा मामला आएगा तो हम इसको इस तरीके से ना लगा के थोड़ा सा सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए अभी आप एक लाइन का नोट लिख लीजिएगा। जब प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी या प्रतिशत की तुलना प्रतिशत से की जाए और हमें उस कंडीशन में प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी निकालना हो, तो ये जो प्रतिशत लिखा गया है इसको हम नगण्य मान लेंगे या इसको हम हटा देंगे। मान लेंगे कि यहाँ परसेंट नहीं है, इसको मानेंगे यहाँ 20 यूनिट है, इसको मानेंगे यहाँ 25 यूनिट है। अब हम कहेंगे यहाँ 25 20 से कितना ज़्यादा है, हम कहेंगे 5 ज़्यादा है, 5 अधिक है। जब 5 अधिक है तो हम बोलेंगे प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो क्या जानते हो अभी पढ़ के आए हो, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100।
तो वृद्धि कितनी होगी 5 की, प्रारंभिक मान कितना 20 और गुणे कितना 100। ठीक, आप काटेंगे 20 एका 20, 20 पंजे 100, 5 का और 5 का गुणा करेंगे तो 25% आएगा। अगर आप इसको इस तरीके से लगाते हो तो आपका समय बच जाएगा और सवाल भी सही हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए, एक लाइन का मैं नोट लिखवा देता हूँ। नोट लिख लीजिएगा, जब प्रतिशत की तुलना प्रतिशत से की जाए, लिखिएगा, जब प्रतिशत की तुलना प्रतिशत से की जाए और प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करना हो, और प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी ज्ञात करना हो, तो उस स्थिति में हम दिए गए चार्ट में प्रतिशत का प्रयोग नहीं करेंगे, अर्थात उसको नगण्य मान लेंगे। ठीक, बाकी आप ये सॉल्यूशन उतार लीजिएगा। आगे चलते हैं, एक ऐसे ही कुछ दूसरा सवाल है, जरा लिखो। लिखिएगा, सवाल लिखिएगा, सवाल लिखिएगा। अन्य मदों पर होने वाला खर्च, अन्य मदों पर होने वाला खर्च, अन्य मदों पर होने वाला खर्च मकान किराए पर होने वाले खर्च से, मकान किराए पर होने वाले खर्च से कितने प्रतिशत कम है। कितने प्रतिशत कम है। ऑप्शन लिखो, 3%, 20%, 15%, 25%। यह आपके सामने 4 ऑप्शन है, लगा के इसको कमेंट करिए। ठीक, देखिए इसको भी मैं सॉर्ट आउट करूंगा। किस पर बोला है, अन्य मद और मकान किराया। अन्य मद और मकान किराया। अन्य मद परसेंट में कै परसेंट, 12%। मकान किराया कै परसेंट, 15%। और जब हमें प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी निकालनी हो तो इसको हम हटा देंगे, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, अब हम कहेंगे 12 15 से कितना कम है, तो हम कहेंगे 3 कम है। जब यह 3 कम है तो हम बोलेंगे प्रतिशत कमी बराबर, तो आपको पता है प्रतिशत कमी बराबर कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। कमी बटे प्रारंभिक मान गुणे 100। तो कमी कितने की होगी, कमी 3 की होगी। प्रारंभिक मान जिससे तुलना किया जाएगा वो प्रारंभिक मान, अन्य मद की तुलना मकान किराए से हुई है, तो मकान किराया आपका प्रारंभिक मान गुणे कितना 100। इसको कैलकुलेट करेंगे, या 3 एका 3, 3 पचे 15, 5 एका 5, 5 बिसा में 100, तो 20 एका 20%। कै परसेंट कम है, 20% कम है। जिसका भी उत्तर 20% आया था उसका सही जवाब है। ठीक, अगर आप लोगों को कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल लिखिए। लिखिएगा, जितने सवाल बता रहा हूं समझ लो इसमें उतने प्रकार के सवाल बनेंगे। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, भोजन पर होने वाले खर्च का, भोजन पर
होने वाले खर्च का, भोजन पर होने वाले खर्च का केंद्रीय कोण मान क्या होगा? केंद्रीय कोण मान क्या होगा? ऑप्शन लिखिएगा, 60 डिग्री, 72 डिग्री, 90 डिग्री, अगला इनमें से कोई नहीं। अगला इनमें से कोई नहीं। तो अब आपसे कहा जाए कि भोजन है और इसका केंद्रीय कोण बताना है। आप बताइए, भोजन पर होने वाला खर्च कै परसेंट है? 20% है। तो भोजन पर होने वाला खर्च परसेंट में 20% है। हमें बताना है इसका केंद्रीय कोण मान क्या होगा, अर्थात 20% का केंद्रीय कोण मान क्या होगा। तो अभी शुरुआत की क्लास में मैंने बताया था कि प्रतिशत को कोण में बदलने के लिए या केंद्रीय कोण में बदलने के लिए प्रतिशत में हम 3.6 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं? 3.6 से गुणा करते हैं। तो हम कहेंगे कि 20 गुणे 3.6, ठीक। तो हम कहेंगे ये डिग्री हो जाएगा 36 दूना 72, और ये जीरो लगाया, एक अंक पे डेसिमल, तो एक अंक पे डेसिमल, डेसिमल के बाद जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं, यानी इसका केंद्रीय कोण मान होगा 72 डिग्री। कितना होगा? 72 डिग्री। जिसका जिसका भी 72 डिग्री आया है उसका उसका सही जवाब है। ठीक, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। नोट कर लीजिए, अगला सवाल लिखिएगा, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। लिखिए, मकान किराया, मकान किराया और मकान किराया और बचत में, मकान किराया और बचत में क्या अनुपात है? मकान किराया और बचत में क्या अनुपात है? ठीक, ध्यान देना, ऐसे भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। अगर इस तरीके का कोई सवाल आया तो उसको हम कैसे लगाएंगे? चाहे प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी पूछे, चाहे अनुपात पूछे, इन सभी में वास्तविक मान का प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर भी देखो, ये जो आपका परिवार का कुल मासिक आय दे रखा है ना 1,20,000, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिना इसका प्रयोग किए ही उत्तर बता सकते हो। ठीक, इन सब का आप प्रयोग नहीं करोगे तब भी आप उत्तर बता सकते हो। देखो कैसे, क्या बोला है? मकान किराया, मकान किराया, और क्या बोला है? अनुपात बोला है बचत में। मकान किराए का अनुपात बताना है बचत से। तो मकान किराया कितना है? 15% है। तो मकान किराया 15%, अनुपात लगाना है, और क्या है? बचत है, तो बचत है आपका 18%। ठीक, अनुपात है, ये परसेंट से ये परसेंट कट गया, ये आपका 3 × 15 कट गया, ये 3 × 6 = 18 कट गया। तो क्या अनुपात आएगा? 5:6 आएगा। क्या आएगा? 5:6 आएगा। नोट कर लीजिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। लगभग मेरे ख्याल से 5 प्रश्न हो गए होंगे। ठीक, तो 5 सवाल नहीं, इसमें और सवाल बनते हैं। जो भी बनेगा मैं उसको सब बता देता हूं, जिससे दोबारा मैं पढ़ाऊं तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगला सवाल लिखिए, लिखिएगा, अन्य मदों पर होने वाला खर्च, क्वेश्चन है,
अन्य मदों पर होने वाला खर्च, अन्य मदों पर होने वाला खर्च और कपड़े पर होने वाले खर्च में, और कपड़े पर होने वाले खर्च में, होने वाले खर्च में कितने रुपए का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है। ठीक, हमसे क्या बोला है, अन्य मदों पर होने वाला खर्च और कपड़े पर होने वाला खर्च, इनमें क्या या कितने रुपए का अंतर है। चलो इसका सल्यूशन देखो क्या होगा, ध्यान देना। हम कहेंगे अन्य मदों पर होने वाला खर्च, तो मैं निकालूंगा अन्य मदों पर होने वाला खर्च। तो अन्य मदों पर होने वाला खर्च परसेंट में कई परसेंट है, तो मैं कहूँगा अन्य मदों पर होने वाला खर्च परसेंट में 12% है। कितना है, 12% है। और मैं कहूँ 1% की वैल्यू 1200 रुपया, तो 12% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 12 गुणे 1200, तो 12 और 1200 का गुणा करेंगे, 12 12 में 144, 14,400 रुपया होगा। ठीक, अन्य मदों पर होने वाला खर्च कितना है, 14,400। इसके बाद क्या बोला है, कपड़े पर होने वाला खर्च, हम कहेंगे कपड़े पर होने वाला खर्च, कपड़े पर होने वाला खर्च। आप बताओ कपड़े पर होने वाला खर्च परसेंट में कई परसेंट है, तो आप कहोगे यह 10% है। 1% की वैल्यू कितना, 1200, तो 10% की वैल्यू 10 गुणे 1200 गुणा करेंगे तो 12,000 रुपये आएगा। अब मेरा सवाल है कितने रुपए का अंतर है, कितने रुपए का अंतर है। अब हम कहेंगे इन दोनों में अंतर निकालने के लिए हमेशा बड़े में से छोटे को घटा दो। अन्य मदों पर होने वाला खर्च कितना है, 14,400। ठीक, और कपड़े पर होने वाला खर्च कितना है, 12,000 रुपया। और अगर मैं इनको घटाता हूँ तो ये आएगा आपका 2,400 रुपया आएगा। ठीक, 2,400 रुपया आएगा। ठीक, यानी अन्य मदों पर होने वाला खर्च और कपड़े पर होने वाला खर्च, इनमें कितने रुपए का अंतर है, 2,400 रुपये का अंतर है। देखो ये तरीका जो आप यूज कर रहे हो ये आपका बेसिक तरीका है। क्या है, बेसिक। आपको एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लगाना, इसमें आपको टाइम बचाना है। तो इस चीज़ को चाहे अंतर बोले चाहे योग बोले, आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो। क्या आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, चाहे अंतर बोले चाहे योग, प्रतिशत हो या डिग्री वाला सवाल हो, चाहे अंतर बोले चाहे योग बोले, जो बोला है आप परसेंट में ही वही कर दो। ठीक, देखो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर पाए होंगे तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके आप इसको नोट कर लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब सुनो, जब कभी भी दोबारा यह सवाल आएगा तो हम इसको इस तरीके से नहीं हल करेंगे। हम कहेंगे कि इनमें जो अंतर है, अंतर बताने के लिए डायरेक्ट इनके परसेंट वैल्यू में ही अंतर निकाल लो। बोल दो अन्य मदों पर होने वाला खर्च परसेंट में कै परसेंट, 12%। और कपड़े पर होने वाला खर्च परसेंट में कै परसेंट, 10%। इनमें आप अंतर लगा दो, 12% और 10%। हमेशा अंतर की स्थिति में बड़े में से छोटे को घटा दिया करेंगे। बड़े में से किसको घटाएंगे, छोटे को घटाएंगे। बड़ा आपका 12% है, छोटा 10% है। इसमें अंतर कितने परसेंट का है, 2% का। कितने का अंतर है, 2% का। यही चीज़ हमें रुपए में चाहिए। 1% की वैल्यू 1200, 2% की वैल्यू 2 गुणे 1200, यानी 12 दूना 2,400 रुपया होगा। कितना रुपया होगा,
2400 रुपया होगा। यानी आप इसको इतनी शॉर्ट आउट इतनी आसानी से लगा सकते हो, या ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप ऐसे डायरेक्ट देख सकते थे 12%, 10% कितने का अंतर है, 2% का अंतर है, 1% की वैल्यू 1200, 2% की वैल्यू 2400, आप ओरल इसको बता सकते हो। क्लियर। अंतर और योग की स्थिति में आप डायरेक्ट अलग अलग मान ना निकाल के आप डायरेक्ट परसेंट को ही वही कर देना, वो आपका रिजल्ट दे देगा। ठीक, आगे लिखो, अगला सवाल लिखो। लिखिएगा, भोजन पर होने वाला भोजन और लिखो, भोजन और बच्चों की शिक्षा पर, बच्चों की शिक्षा पर होने वाला कुल खर्च क्या है, कुल खर्च क्या है। ठीक, तो हम कहेंगे जब इसको मैं सॉल्व करूंगा इसको मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा। अगर मैं इसको अलग अलग निकालता हूं तो मेरा वक्त जाएगा और थोड़ा कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हुआ फिर मेरा सवाल भी गलत हो सकता है। अब सुनो, चाहे अंतर चाहे योग, जो बोलेगा आप वही कर दो। बोल दो भोजन पर कितना है, भोजन पर, और किस पर बोला है, बच्चों की शिक्षा पर। इन्हीं का कुल खर्च निकालना है। कुल मतलब जोड़, भोजन पर कै परसेंट, 20%, बच्चों की शिक्षा पर कै परसेंट, 25%। हम बोलेंगे 20% प्लस 25%, दोनों को जोड़ा तो कै परसेंट, आप बोलेंगे दोनों को जोड़ा तो ये 45%। यानी हमें ओवरऑल कुल 45% की वैल्यू चाहिए। 1% की वैल्यू कितना, 1200, तो 45% की वैल्यू 45 गुणे 1200। ठीक, 0 0 12 पंजे 60 के 0 हासिल 6, 12 चौक 48, 48 6 54, यानी कितना आएगा, 54,000 रुपये आएगा। कितना, 54,000 रुपये आएगा। किस पर, बच्चों की शिक्षा पर और भोजन पर कुल खर्च। क्लियर है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। और दूसरी बात ये, जो लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो ठीक पढ़ लें, जो लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप लोग अमित कैरियर एकेडमी वाजिदपुर तिराहे पर सुबह ये क्लास 10 AM से 11:30 AM तक चलती है। और ये क्लास आज से स्टार्ट हुई है, कहने का मतलब 25 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। जो लोग ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग आके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग इसका पूरा क्लास लेना चाहते हैं वो लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर इस पर व्हाट्सएप कर देंगे, या कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में मिलेंगी। आप लोग तब तक पूरा वीडियो देखिए, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा। ओके, थैंक यू।